नमस्कार दोस्तों, यह एक नया वीडियो है। ठीक है, इसका अध्याय का नाम है ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन। ठीक है, और जो मुख्य बातें होती हैं जो इसमें नहीं दी हुई हैं तो मैं उसको ऊपर लिख लेता हूँ कि इसी के साथ मैं रिवीजन करता रहूँगा और जो है ये पूर्ण रूप से याद हो जाएंगे। नरेगा में कम से कम 33% महिला होना अनिवार्य है और महिलाओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपकी हो सकती है भैया 50% तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? MGNREGA मनरेगा, पहले इसका नाम क्या था? नरेगा नाम था। कब अधिनियम आया था भैया? तो 5 सितंबर 2005 को आया था अधिनियम। ठीक है, और इसको लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसे पूर्ण रूप से भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2008 से। ठीक है, पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। नरेगा सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? नरेगा सबसे पहले आपके आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसका नरेगा से मनरेगा नाम कब पड़ा? तो इसका नरेगा से मनरेगा नाम पड़ा था आपका 2 अक्टूबर 2009 को। इसका नरेगा से महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम ऐसे करके था। आप पहचान जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें दो प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। नरेगा के तहत जो वित्त पोषण है, मतलब वित्त द्वारा कितना आता है? 19% और 10% राज्य सरकार द्वारा। लेकिन कब? जब वित्त की बात आती है, मतलब वित्त की क्या बात आती है? जब पैसा देने की बात आती है। लेकिन जब सामग्री संगठक के बात आती है तो भैया इनका बंटवारा 75 और 25 का है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वित्त की बात करेगा तो 90-10 का बंटवारा है। 90 केंद्र, पहले केंद्र की बात करता है और फिर राज्य की, तो 90 केंद्र है और 10 आपका राज्य है। लेकिन जब सामग्री संगठक की बात करेगा तब 75 और 25 का अनुपात है। निर्मल ग्राम पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है भैया? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। कब से शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2003 से। ठीक है, निर्मल ग्राम पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के तहत दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें बस इतना ही मुख्य बात है, जो पंचायती राज जो है, जो पंचायती सिस्टम है, इसके तहत जो ग्राम या ग्राम सभा बढ़िया प्रदर्शन करती है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है। यह धनराशि 1 लाख रुपए से 10 लाख के बीच हो सकती है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्न में से कौन सी योजना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इन्होंने 1920 में श्री शांति निकेतन योजना जो है शुरू की थी। 1903 में सर डैनियल हैमिल्टन ने शुरू की थी सुंदरम गांव योजना। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। और 1920 में ही तुम्हारे FL ब्रेनी जी ने कौन सी योजना शुरू की थी? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। और फिर 1932 में बड़ौदा पुनर्निर्माण योजना 1932 में BT कृष्णामाचारी जी ने शुरू की थी। और 1920 में श्री शांति निकेतन योजना जो है किसने शुरू की थी भैया? ये शुरू की थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, किसके सहयोग से? श्री MLM हर्स्ट से। इसमें कुछ और मुख्य बात नहीं है कि 8 गाँव में शुरू की, बाद में 15 गाँव में। अरे पूर्ण रूप से ख़त्म ही हो गई थी। जो ख़त्म हो गई है वो इतनी मेन नहीं, लेकिन भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी और बहुत ही आदर्श पुरुष हैं हमारे भारतीय इतिहास के। तो उनकी जो योजना है उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये दे रखी, महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1936 में वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक ग्राम में अपना आश्रम बनाकर सेवाग्राम ग्राम कल्याणकारी योजना प्रारंभ की थी। ये अच्छा पॉइंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना भैया कब का है? 25 जून 2018 का है। और मुख्यमंत्री आवास योजना 30 जनवरी 2018 का है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब का है भैया? 25 जून 2015 का है। 25 जून 2015 का है। हाँ, 25 जून 2015 का है, 2018 का नहीं भैया, 25 जून 2015 का है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। 25 जून 2015 का। ठीक है, और मुख्यमंत्री आवास योजना 30 जनवरी 2018 का। ठीक है, कहाँ शुरू की गई थी भैया? आगरा शुरू की गई थी। ठीक है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? 2022 तक हम जो है आवासहीन ग्रामीण परिवारों में बुनियादी सुविधाओं के पक्के घर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है। बस पेपरों पे है और कहीं नहीं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
अच्छा, इसका जो लागू होता है, अगर लागू की डेट पूछे तो 20 नवंबर 2014 हो जाएगा। मतलब कब इसे घोषित किया गया, घोषित की तिथि 20 नवंबर 2014 है, और जो इसे लागू किया गया 25 जुलाई 2015 है। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर पटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत करी थी। नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकरण ग्रामों को विद्युतीकरण करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण नगर निगम लिमिटेड इस योजना के नोडल एजेंसी हैं। इस श्रृंखला में 74 क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों को थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन स्पीड मोड पे देखिएगा, ठीक है भैया। हाँ, और जो पढ़ चुके हैं खाली मेन क्वेश्चन देखते जाइए, बढ़ते जाइए, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने जिलों में लागू किया था भैया? 200 जिलों में लागू किया गया था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं महिला विकास बैंक की स्थापना किसने? राष्ट्रीय कृषि, देखो किसानों का सबसे बड़ा बैंक कौन है भैया? नाबार्ड है। नाबार्ड कब आया था? तिलहन के समय आया था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। जब तिलहन क्रांति हुई थी, कौन सी? पीली क्रांति, उस समय नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। 12 जुलाई 1982 शिवरमन हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी इनको लाए थे, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और कब शुरू हुआ था? 1966 नहीं भैया, 2006 है। 1966 में राष्ट्रीय मत्स्य विकास योजना है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको भी जब इतनी चीज़ें आप पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मत्स्य वाला जगह 1986, यहाँ 1966 होता था, हाँक देते हैं हम। लेकिन यहाँ पर क्या अध्यक्ष, सॉरी, मुख्यालय ही तो पूछा है कि नहीं। चलिए भैया, मैं आप ही लोग 20 से हूँ, को बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, ठीक है, तो जज मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड की स्थापना की गई थी कृषि उपजों के सहकारी विपणन के लिए। कृषि उपजों के सहकारी विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना करी गई है, ठीक है। नेफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना है। यह कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार और आयात निर्यात को व्यवस्थित करता है। भैया थोड़े हमारी भाषा पे जज मत करिएगा, हम मैं ऐसे बोलता हूँ प्रेम मोहब्बत में। वैसे मुझे आता तो आप लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ माताएं और जो बहनें हैं वो इस चीज़ से नाराज़ नहीं होंगी। 40 साल की इसमें एज लिमिट है, तो मैं मानता हूँ कुछ लोग इसमें मेरी माताओं की उम्र की भी होंगी, ठीक है, ठीक है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड 1987। अच्छा, ट्राइफेड जो है 1987 है। एक ट्राइसेम है, ठीक है, ट्राइसेम 1979 है। उसका विलय किसमें होता जाके है आपका? 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट होती है, उसमें उसका विलय हो जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 6 योजनाओं का विलय होता है, ठीक है। हाँ, और स्वर्ण जयंती ग्राम योजना जो 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई थी, उसका विलय किसमें होता है? तो उसका विलय होता है आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में, यहाँ जिसको शुरू करती हैं सोनिया गांधी जी 3 जून 2011 को। कहाँ से शुरू करती हैं? बांसवाड़ा, राजस्थान से, ठीक है। हाँ, क्या दे रखा भैया? ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1987 में जनजातीय लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1967 में ट्राइफेड की स्थापना करी गई थी, ठीक है। ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कृषि उत्पादों के मूल्यों को उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से अनुदान देता है। विश्व व्यापार संगठन में अंबर बॉक्स सब्सिडी, देखिए अंबर बॉक्स 3 प्रकार की सब्सिडी दी जाती हैं, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा। ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। इससे खाली यही पूछेगा कौन सी कृषि से रिलेटेड है, बस। तीनों के तीनों आपसे कृषि से रिलेटेड हैं। 4 दे रखे होंगे ऊटपटांग नाम देके, उनमें से एक आपको पहचानना होगा, बस, ठीक है। जय माता दी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत बता चुके हैं भैया 1966 में यहाँ MS स्वामीनाथन जी ने की थी। किससे प्रेरित थे? नॉर्मन बोरलॉग। 1960 में यहाँ मैक्सिकन क्रांति लाए थे, ठीक है। थोड़ा हिल रहा है कैमरा, तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। आई नो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होती होगी, आँखों में झुंझला जाता होगा, लेकिन क्या करूँ मैं भी थोड़ा मजबूर हूँ, आप भी लोग थोड़ा मजबूर हैं, क्योंकि आप लोगों का अंतिम समय है एग्ज़ाम का। भैया मोरे नाराज़ ना होना, ठीक है। रजत क्रांति किससे रिलेटेड भैया? अंडा या कुक्कुट उत्पादन। कृष्ण क्रांति एथनॉल पेट्रोलियम उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, प्याज, झींगा मछली। श्वेत क्रांति दुग्ध।
दुग्ध उत्पादन के जनक कौन है भारत में? वर्गीज कुरियन। ठीक है, इनके 3 चरण चले थे 1970 से 1980, 1980 से 1985, 1985 से 1995। पीली क्रांति तिलहन है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022 में बजट में मनरेगा के लिए कितना रुपया आवंटित करोगे भाई? 73,000 करोड़ रुपया, 73,000 करोड़ रुपए। ठीक है, मनरेगा आजीविका मिशन 73,000 करोड़ रुपए। आजीविका मिशन में यहाँ कितना? 10,005 करोड़ रुपया। स्वच्छ भारत मिशन में यहाँ 9,994। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना में यहाँ कितना? 65,000 करोड़। राष्ट्रीय पेयजल मिशन में यहाँ 50,011 करोड़ रुपया। देखो निम्नलिखित में कितने प्रतिशत का विकास लक्ष्य पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था भैया? था तो देखो 8.2, लेकिन प्राप्त कर पाए 8। इसमें 8.2 नहीं दे रखा है तो हम 8% हाँक देंगे। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है भैया? 1 जून को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अरे राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च नहीं होता है क्या? हमें बताना जरा कमेंट करके। ठीक है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। शकुंतला हरिके लुकास जान रहे हैं, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला है। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। कौन राज्य और जिले के बीच समन्वयक है? तो जिलाधीश जो है राज्य और जिले के बीच समन्वयक है। भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाले प्रमुख अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर चकबंदी लेखपाल, तहसील स्तर पर तहसीलदार, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी। अच्छा, अगर आपसे पूछे जिला जो धीश होता है, जिलाधीश के संबंध में कौन सा विरोधाभास है, तो उसमें आप खाली यही चीज़ ध्यान दीजिए, जो यूपीएससी होती है वो केंद्र द्वारा कंडक्ट होती है, केंद्र उस पर नियंत्रण होता है केंद्र का। ठीक है, कंडक्ट कौन कराता है? केंद्र द्वारा। और चुने कहाँ के लिए आते हैं? राज्यों के लिए। तो यह एक विरोधाभास है कि उनका जो चयन होता है वो केंद्र के द्वारा होता है और कार्य करते हैं राज्यों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा गया है? जिसमें लोकतंत्र की पाठशाला कहाँ होगी? जहाँ पे लोग होंगे और गाँव के स्थानीय जनता जहाँ की होगी, अगर वहाँ पे वहीं का आदमी चुनकर वहाँ का मतलब विकास के लिए कार्य करता है तो स्थानीय जनता का स्वशासन ही लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाएगा। ठीक है, जिला विभाजित किसमें होता है? जिला विभाजित होता है उपखंडों में। ठीक है भैया, जिला विभाजित किसमें होगा? उपखंडों में। ठीक है, जिला में न्यायाधीश कितने होंगे? 1 होगा, लेकिन उपखंड अधिकारी कितने होंगे? कई होंगे। प्रशासनिक दृष्टि से भारत राज्यों और प्रांतों में विभक्त है। राज्य जनपद या जिलों में विभक्त है। जनपद जो है जिलों में विभक्त है। जिले तहसील तालुका उपखंड में विभक्त हैं। ठीक है, हाँ, प्रशासनिक दृष्टि से भारत जो है राज्यों में विभक्त है। राज्य जो है प्रांतों में विभक्त हैं। राज्य जनपद या जिलों में विभक्त हैं। जिले तहसील तालुका उपखंड में विभक्त हैं। उपखंड कई गाँवों में गाँव समूहों में विभक्त हैं, जिसके अध्यक्ष तहसीलदार या एमआरओ होते हैं। जिला पर जिलाधिकारी होता है। अनुभाग उपसंभाग पर कौन होता है? अनुविभागीय उपसंभाग होता है। तहसील तालुका में तहसीलदार होता है। राजस्व रथ पर राजस्व निरीक्षक होता है। पटवारी पर पटवारी लेखपाल होता है। बहुत सही। उपखंड विभाजित होता है किसमें? ग्राम सभा में होता है। उपखंड ग्राम सभा में विभाजित होता है। तहसील तालुका मंडल उपखंड महकमा कई गाँव या गाँव समूहों का समूह होता है, जिनके अध्यक्ष तहसीलदार तालुका का एमआरओ होते हैं। कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कलेक्टर के पद का सृजन 1772 ईस्वी में किया था। कलेक्टर जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट अपने जिले का मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? भैया उपरोक्त सभी। कलेक्टर कब होता है? जब वो वसूली का कार्य करता है तब कलेक्टर होता है, और जो शासन प्रशासन संभालता है जिले का तब जिलाधिकारी होता है। ठीक है, जिलाधीश और विकास पदाधिकारी वो तो है ही, उपरोक्त सभी कह देंगे आप। ठीक है, जिलाधीश जब राजस्व वसूली कार्य करता है तो क्या बताए थे अभी? कलेक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जाता है जनजातीय समाज और कृषक समाज। ये आपकी याद करने वाला क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जनजातीय समाज कैसे कहेंगे मुझे तो नहीं पता, बहुत ज़्यादा पिछड़े रहते हैं। इसलिए आदिवासी कौन होते हैं? जिनमें अभी भी पूर्ण रूप से शिक्षा का विकास नहीं हो पाया है, या उसके सभी सदस्य जो हैं वो शिक्षा से परिचित नहीं हो पाए हैं, तो वह आदिवासी हो गए। ग्रामीणों में क्या होता है? सभी ग्रामीण अगर पढ़ जाएंगे तो खेती कौन करेगा? तो उनको जनजाति बोल दिया गया। किसानी करते हैं इसलिए इनको कृषक समाज बोल दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम
त्रुटि किस में होती है? इनवार फीता में होती है। यह एक इनवार फीता होता है जो कि एकदम सटीकता से चीज़ों को प्रमाणित करता है। ठीक है। छोटे खसकों का मापन किससे होता है? साधारण चेन से। साधारण चेन से। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक जरीब में कितने गज होते हैं? एक शाहजहानी जरीब में कितने गज होते हैं? और एक गंटर जरीब में कितने गज होते हैं? और एक जो जरीब होती है उसमें कितने गज होते हैं? तो एक शाहजहानी जरीब में 55 गज होते हैं। 55 गज होते हैं। ठीक है। अच्छा, 55 गज हो गए भैया। तो 55 गज हो गए। अच्छा, तो एक शाहजहानी जरीब में 55 हो गए, लेकिन जब इसका प्रयोग किया था तो बहुत ज़्यादा जो जरीब होती है, मुख्यतः जो 20 सेंटीमीटर कड़ियाँ होती हैं ना, वो कड़ियाँ होती हैं, कड़ियों की बनी होती, बहुत भारी हो जाएगी, लेकर उठा ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो उसको तोड़ के आधा तोड़ देते हैं। 55 का 27.5 जो है गज, इसका प्रयोग किया था शाहजहानी जरीब में। अच्छा, गंटर जरीब की बात की थी तो उसमें 44 वर्ग गज होते हैं, 44 गज होते हैं। जब एरिया निकालेंगे तो 44 गुणा 44 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक गज में कितने फिट होते हैं? एक गज में 3 फिट होते हैं। तो भैया एक गज में कितने फिट हो गए? 3 फिट। और एक मीट्रिक श्रृंखला गज जरीब में कितने मीटर की होती है? 20 मीटर की होती है। ये आपको याद रखना है। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य क्या है? संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य है समन्वय, नियंत्रण तथा मॉनिटरिंग। जो संभागीय आयुक्त मतलब बड़ा अधिकारी होता है, वो ये तो है कि नहीं जाएगा कि सब माप करेगा, नहीं, समन्वय करेगा, नियंत्रण करेगा तथा मॉनिटरिंग करेगा। जो उसकी छोटे नहीं कहेंगे, जो उसके नीचे पदाधिकारी हैं उन पर वह मॉनिटरिंग करेगा कि वो कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिलाधीशों के, देखिए आ गया क्वेश्चन, जिलाधीशों के पदों से संबंधित विरोधाभास क्या है? ये कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की शर्तें नियंत्रित होती हैं केंद्र सरकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा शब्द में संदर्भ में आया है? तो आपके भैया 226 नहीं 233 अनुच्छेद है। ठीक है। 233, जिसमें जिला न्यायाधीश के संदर्भ में बताया गया है। 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट किसमें आता है? आर्टिकल 112 में आता है। उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन किसमें आया है? आर्टिकल 124 में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। और भारत की जो CAG तो आपकी हो गई है। CGA कौन है? CGA हैं आपकी कौन? सोनाली सिंह जी हैं। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति का आर्टिकल कौन है? 155। राज्य का महाधिवक्ता 165। उच्च न्यायालय 214। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 239 AA। वित्त आयोग 280 आर्टिकल। अखिल भारतीय सेवाएं 312 से 315। ठीक है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग कौन सा? 315। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है। आपको उम्मीद है ये सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक है। थोड़ा हिल रहा है वीडियो तो उससे लिए माफ़ करिएगा, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को हुई थी भैया। कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी किन संस्थाओं के साथ समन्वय करना पड़ता है? ये देखो, जो DRDA हैं, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, ये कोई सरकारी संस्थाएं नहीं हैं। ये मनुष्यों द्वारा खुद से बनाए गए स्वयं स्वायत्त संस्थाएं हैं। इन पर उनका खुद हक होता है, उनका संचालन होता है, लेकिन इनको फंडिंग भी होती है। किसके तहत फंडिंग होती है मैं आपको बताऊंगा। 1866 का एक रजिस्ट्रार है, उसके तहत इनमें फंडिंग होती है। ठीक है। और इसमें सांसद और विधायक सभी होते हैं। इसमें अवैतनिक भी होते हैं और वैतनिक भी होते हैं। ठीक है। इसमें जो मतलब अधिकारी होते हैं वो वैतनिक भी होते हैं और अवैतनिक भी होते हैं। इसमें NGO भी होते हैं, इसमें बैंक के अधिकारी भी होते हैं और इसमें वन अधिकारी भी होते हैं। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका ये सभी हो जाएंगे। ठीक भैया। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? DRDA। अच्छा देख लीजिए, स्टेट और सेंट्रल के मध्य बंटवारा 75-25 का था। कब तक? 2009 तक। और 2009 से अब हो गया है 90-10। 90 केंद्र खत्म करेगा, 10 कौन खत्म करेगा भैया? राज्य खत्म करेगा। ठीक है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है भैया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। यह जिला परिषद का सहायक संगठक है। बिल्कुल है। उनके क्षेत्र में काम करेगा तो उनका सहायक संगठक तो होगा ही। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतों के कार्यों को संपन्न करते हैं? बिल्कुल नहीं। पंचायत के कार्यों काहे करेंगे? इनका कार्य है जिला परिषद द्वारा होते हैं, तो जिले में जितनी समस्याएं होती हैं उनको उजागर करके आगे लाते हैं। ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन के संबंध में ग्रामीणों की जागरूकता बढ़ाने कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रमुख कार्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय की स्थापना करेंगे। हाँ जी करेंगे। गरीबी कम करने में कार्यकारी तथा तकनीकी सहायता देना, बिल्कुल करेंगे भैया। ठीक है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का मुख्य कार्य पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय की स्थापना करना तथा गरीबी कम करने में कार्यकारी तथा तकनीकी सहायता दे, बिल्कुल सही। जिला विकास अभिकरण के शासी निकाय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? यह वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन करता है, नीति निर्देश का कार्य करता है, बिल्कुल सही। योजना के कार्यान्वयन की संरचना और निगरानी की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। डीआरडीए के सदस्य हो सकते हैं, जिले के सांसद बताए थे, विधायक बताए थे, ये और भी दोनों दोनों है भैया। ठीक है। इसके अतिरिक्त डीआरडीए के शासी निकाय में विकास विभागों के जिला स्तर के अधिकारी, बैंकर, गैर सरकारी संगठन और समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए के शासी निकाय में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? जिला वन अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, ये भी है, जिला पशुपालन अधिकारी, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है। हाँ आ गया भैया। देखा, डीआरडीए का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, इसे हिंदी में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कहता है। इसका गठन हुआ था 1999 में, 1 अप्रैल 1999 में हुआ था। ठीक है। जिसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के संचालन का देखरेख करना होता है। जिला शिक्षा अधिकारी डीआरडीए के शासी निकाय में शामिल नहीं होता है। डीआरडीए का पूर्ण ऐप क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक जिले का अपना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है, तो सही है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इसका मुख्य एक अंशकालिक अधिकारी होता है, नहीं भैया, पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। दिए गए विकल्प में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का प्रमुख एक अंशकालिक अधिकारी नहीं होता है, असत्य है। इसका एक पूर्णकालिक अधिकारी होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध सरकारी संगठन है? कृषि एवं पशुपालन विभाग, राज्य विद्युत विभाग, दोनों ही। ठीक है भैया। कृषि एवं पशुपालन विभाग भी और राज्य विद्युत आयोग दोनों ही अर्ध सरकारी हैं। बीडीओ का पूरा नाम क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसका काम क्या होता है? जो हमारे मतलब कुलीन पदाधिकारी हैं उन पर हम नज़र रखेंगे और उनके जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनका सर्वेक्षण एवं उनका समीक्षा करेंगे। ठीक है भैया। डीआरडीए की कमजोरी में कौन सा एक शामिल नहीं है? डीआरडीए की कमजोरी में कौन सा एक शामिल नहीं? प्रशिक्षित कर्मचारी की पर्याप्त उपलब्धता। प्रशिक्षित कर्मचारी कहाँ मिलते हैं? ठीक है। जो भैया फ्री है वही एनजीओ में कार्य करते हैं, जिनके पास पैसा है। बहुत तो ऐसे हैं जो पैसा दे देते हैं, लेकिन जो एनजीओ में सर्वाधिक आदमी होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा होता है। ठीक है। बाकी बहुत लोग भटके तो हर चीज़ में है, तो उनकी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो तो बड़े आदमी हुए ना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहभागिता से क्या तात्पर्य? सहभागिता तात्पर्य है आम जनता का शासन के कार्यों में भागीदारी। हाँ बिल्कुल भैया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार देखिए, वीरप्पा मोइली जी थे जो कर्नाटक पूर्व मुख्यमंत्री थे। वीरप्पा मोइली 2005 में यहाँ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किए थे। उनके अनुसार जानकारी चाहने वाले नागरिक, सुझाव देने वाले नागरिक, सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक जन सहभागिता का प्रकार हैं। शासन में नागरिकों की भागीदारी किस प्रकार का क्रियाकलाप है? द्विपक्षीय। प्रशासन में जन सहभागिता की भूमिका के विषय में प्रशासन में जन सहभागिता की भूमिका के विषय में क्या सत्य है? निर्णय के निर्माण भूमिका, निर्णय के क्रियान्वयन में भूमिका, मूल्यांकन में सहभागिता, उपरोक्त सभी। जहाँ उपरोक्त सभी आए ना भैया, तो वहाँ थोड़ा ठहर कर और सारे पॉइंटों पे नज़र दौड़ाइएगा। ठीक है। ठीक है। विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, यह कथन किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया? विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता 7वीं पंचवर्षीय, 8वीं पंचवर्षीय दे रखा महाराज, हम गलत हो गए। 8वीं पंचवर्षीय योजना। विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, यह कथन 8वीं पंचवर्षीय योजना संबंधित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1992 से 97 था। ठीक है। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993। ठीक है। हाँ। गैर सरकारी संगठन वह है जो अपने स्वायत्तशासी मंडल के द्वारा संचालित होता है। यह कथन किसने कहा था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था। ठीक है। गैर सरकारी संगठन वह है जो अपने स्वायत्तशासी मंडल के द्वारा संचालित होता है। यह कथन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। गैर सरकारी संगठन के संबंध में कौन सा सत्य है? इसके कर्मचारी वैतनिक अवैतनिक होते हैं, बिल्कुल सही है। स्वयं से प्रशासित है, बिल्कुल सही। ये कुछ व्यक्तियों द्वारा नियमित किया था, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। ठीक भैया। निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन विशेषताएं हैं? इन संस्थाओं की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, बिल्कुल होती है। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये संस्थाएं स्वनिर्मित कानून से ही संचालित होती हैं, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी। इन संस्थाओं की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता तथा ये संस्थाएं स्वनिर्मित कानून से ही संचालित होती हैं। आदि गैर सरकारी संगठन की विशेषताएं हैं।
समाज कल्याण बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन था भैया? दुर्गाबाई देशमुख 1953। ठीक है। गैर सरकारी संगठन को लोकतांत्रिक सरकार का कौन सा स्तंभ माना जाता है? पांचवा स्तंभ। गैर सरकारी संगठन जो है DRDA पांचवा स्तंभ है भैया लोकतांत्रिक सरकार का। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1952 में दुर्गाबाई देशमुख। कुछ नहीं मैंने इसमें। ठीक है। गैर सरकारी संगठनों को संस्थागत स्वरूप किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 7वीं 8वीं। किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है? अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में लॉन्च हुई थी। इसने क्या कहा था? इसने द्विसदनीय पंचायती राज की स्थापना करने का निर्णय लिया था। कौन कौन से थे? मंडल, पंचायत और जिला परिषद। ठीक है। हाँ ठीक। आगे बढ़ो भैया। सरकार गैर सरकारी संगठन कितने मौलिक अंग होते हैं? 9। अच्छा, भारत में जलवायु कितने अंग हैं? 9। और भारत में है 15। ठीक। निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन का मौलिक अंग है? साधारण सभा होगी, पदाधिकारी होंगे, प्रबंध कार्यकारी समिति होगी। उपरोक्त सभी बिल्कुल भैया। हमारे गैर सरकारी संगठन में साधारण सभा भी होंगे, पदाधिकारी भी होंगे, उच्च अधिकारी और प्रबंध कार्यकारी समिति भी होगी। हर एक जैसे जिले की अलग अलग प्रबंध कार्यकारी समिति नहीं होगी क्या? बोलो भैया, होगी ना। विश्व बैंक की शब्दावली गैर सरकारी संगठनों को कितने वर्गों में विभाजित किया? 2 वर्गों में। पहला कौन सा है? ऑपरेशनल। दूसरा कौन सा है? एडवोकेसी। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। दिशा निर्धारण की दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? अच्छा, गैर सरकारी संगठन जो है कई तो ऐसे भी होते हैं। परोपकारी धर्मार्थ संगठन जो बहुत ही मतलब लिबरल है अपने कामों के प्रति और बहुत ही लॉयल्टी से करते हैं। बहुत लोग तो स्वार्थी भी हैं। तो भैया परमार्थ और सहभागिता संगठन और स्वार्थी वाली भी अगर बात आएगी तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। किस योजना के अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्र, किस योजना के अंतर्गत? तो भैया 1973 में आया था। तो आप कैसे कहेंगे? 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर मॉडल, कृषि पर निर्धारित थी, हेरोड डामर मॉडल। ठीक है। दूसरी आई थी कब? 1956 से 1961। दूसरी आई थी भैया महालनोबिस मॉडल और व्यापार पर रिलेटेड थी। तीसरी आई थी 1961 से 1966 तक आई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पे थी भैया? ये थी आपकी सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है। हाँ, और ये आपकी कृषि और उद्योग दोनों पर निर्भर थी। ठीक है। 1966 से 1969 अवकाश योजना, अवकाश चला गया था। ठीक है। इसका किसी का प्रतिपादन किया था? गुरनार मिडल ने प्रतिपादन किया था। 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। फिर आई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ के नारे दिए गए थे। गरीबी हटाओ। ठीक है। इसके नारे दिए गए थे। 1974 से 1979 तक चली थी। फिर आपकी 5वीं हो गई ना ये। फिर छठी चली थी कब? इसी में तो आ गई चौथी पंचवर्षीय योजना में आ गई। देखो हाँ, छठी कब चली थी? छठी चली थी भैया आपकी 1980 से 1985। 7वीं चली थी 1985 से 1990 और 8वीं चली थी 1992 से 1997। 9वीं चली थी 1997 से 2002। 10वीं चली थी 2002 से 2007 और इसी के बीच 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी संगठनों के संबंध में निम्नलिखित सत्य नहीं है। ये संस्थाएं समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए बनाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये संस्थाएं सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं? नहीं भैया, स्थानीय सरकार के द्वारा। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। कहाँ होता है भैया? जो मिल जाता है थोड़ा बहुत अमीर लोगों से या फिर जो हमारी सहायता करने वाले लोग हैं उनसे मिल जाता है, तो बस वही बहुत है। इनके माध्यम से स्वैच्छिक प्रयास और जन भागीदारी संस्थागत हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हाँ, गैर सरकारी संगठन किस कानून के अंतर्गत आते हैं? स्वैच्छिक संस्था समिति पंजीकरण 1860। बिल्कुल, इनके तहत इनको फंडिंग मिलती है थोड़ा। ठीक है भैया। हाँ, राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड राज्य सरकार देना चाहती है वो दे दे, हमें क्या है। 1903 में मद्रास में आदर्श ग्राम सेवा योजना का प्रारंभ सुंदरम गांव से सर डैनियल हैमिल्टन ने किया था। ठीक है भैया, मैंने इसी बारे में भी बताया था आपको। ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। अच्छा, इस योजना का नाम आप ध्यान से देखिए कि मद्रास में आदर्श ग्राम सेवा योजना 1903 में है सुंदरम ग्राम। अच्छा, इटावा अग्रगामी योजना 1948 में महवा में शुरू की गई थी। बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने सोचा आप लोग बता देते हैं। ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है? संयुक्त परिवार। एकल परिवार नहीं पाया जाता। एकल परिवार कहाँ पे भैया? शहरों में। विभेदीकारी परिवार जहाँ पर यहाँ क्या बताइए, अपने यहाँ परिवार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने के कारण परंपरा है।
परंपराएं कहती हैं कि लड़की को ना पढ़ाओ, तो परंपराएं भी हैं। भाग्य बाता रूढ़िवादिता बता दिया ना, लड़की को ना पढ़ाओ, दूसरे घर जाएंगी, क्या करोगे पैसा ख़त्म करके, ठीक है। प्रथा में अंदर भी यही आ गया, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा। ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने के निम्न कारण हैं। परंपराएं, हमारे तो पूर्वज नहीं पढ़ी हैं, जो हमारी माता बहनें, तो तुम काहे पढ़ोगी, बिटिया घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो ये सब सोचें पहले की थी, तो ये अभी भी गाँव में विद्यमान है कहीं ना कहीं। चलिए बच्चों आगे बढ़ो। प्रथा भी है, सामाजिक कमजोरियाँ भी है। समाज कहाँ, जैसे आप मान लीजिए आपने दंगल मूवी देखी होगी, तो उसमें विनेश फोगाट तो उनकी चचेरी बहन है। जो महावीर सिंह फोगाट जी हैं, अपनी बच्चियों को जब दंगल में कुश्ती सिखाने के लिए ले जाया करते थे, तो उनके गांव के लोग उनका विरोध करते थे, लेकिन जब वह सफल हो गए तो उन्हें गांव के लोग उनकी सराहना करने लगे। यही होता है, जब तक आप सक्सेस नहीं पाते तब तक आप लोगों की नज़र में बुरे हैं, ठीक है। ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप है। इसके क्या कारण हैं? भोजन संग्रहण, कृषि, मत्स्य पालन, ये तीनों है भैया, ठीक है। कृषि होती है गाँव में, बिल्कुल सही है। पशुपालन ये भी है, ठीक है। मत्स्य पालन ये भी है। कृषि विकास के प्रति लगाव ये भी है। ग्रामीण क्षेत्र सामूहिकता के आधार पर अब किस प्रतिरूप को बढ़ावा मिल रहा है? अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में अब जो है फैशन आ गया है, पुरानी वाली बात नहीं रही। पहले जब एक घर में शादी होती थी ना, सारी घरों से खाटे निकल आती। खाटे समझते हैं भैया, खटिया। और जो सरकारी स्कूल होता था ना, उसमें कम से कम 100-150 खटिया पड़ती थी, और सबके उस खटियों पे अच्छा ये भी है, कोई चोरी नहीं करता था, उस पर खाली नाम लिख देता था राम ढोलक सिंह, तो राम ढोलक सिंह की खटिया है। और जब पूरा आयोजन ख़त्म हो जाता था, ठीक है, ब्याह हुआ, तो आराम से एक आदमी अपनी अपनी खटिया लेके जाता था, ठीक है भैया। लेकिन अब गांव में हो गया स्टैंडिंग फूड, जो शहरों में था वही अब यहाँ पर। तो यहाँ पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। हाँ, और ऐसा है भी। ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? नगरीकरण बढ़ गया है, बिल्कुल सही बात है। अब गांव में आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब लोगों का आधुनिक स्तर जो है बढ़ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। औद्योगिकरण बढ़ चुका है, गांव में पक्की सड़कें बन चुकी हैं, आवागमन सस्ता हो गया है, सस्ता नहीं कहेंगे, आवागमन सुलभ हो गया है। तो आदमी आसानी से शहरों तक पहुंच सकता है, और वहाँ की टेक्नोलॉजी गाँवों तक धीरे धीरे आ चुकी है, और वहाँ का जो परिवेश है वो आया है, तो वहाँ की जो संगतें हैं वो भी आई हैं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, ये तो है ही भाई साहब, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पंचायती राज की स्थापना हुई है, बिल्कुल सही। आर्थिक संरचना परिवर्तन हुआ, बिल्कुल सही। पहले गांव में आदमी कमज़ोर होता था, पैसा ऐसा नहीं कमा पाता था, तो खेती करता था। अब शहर चला जाता है, गांव से तो बेहतर स्थिति में यहाँ पे थोड़ा कमा लेता है, तो उसकी आर्थिक संरचना में परिवर्तन तो हुआ है। पहले कमज़ोर था, थोड़ा मजबूत हुआ है, ठीक है। मताधिकार की स्वतंत्रता, पहले मताधिकार की स्वतंत्रता देखा जाए तो 1947 से पहले मताधिकार की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा खामी थी। फिर 1961वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष हो गई, तो अब जो थोड़े यंग युवा हैं वो भी मताधिकार की श्रेणी में आ गए, तो भैया ये भी है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली परिवर्तन के मुख्य कारण पंचायती राज की स्थापना, आर्थिक संरचना परिवर्तन, मताधिकार की स्वतंत्रता, लोगों की आय में बढ़ोतरी, सामाजिक तालमेल आदि है, ठीक है। ग्रामीण ग्रामोद्योग, भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई? भारतीय ग्रामोद्योग, महात्मा गांधी, 1936, वर्धा, ठीक है। बस मैं इतना याद करूँगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्या दे रखा है? इंडियन विलेज सर्विस, WH रिसर्च 1907, अरे यार 1945 है भाई, 1945 है। इंडियन विलेज सर्विस योजना WH मिशन 1945 अलीगढ़ के असौली में प्रारंभ किया गया था। अमेरिका की विशेष अल्बर्ट मेयर ने किस गांव से? अल्बर्ट मेयर ने इटावा से। इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, याद रखिएगा। अल्बर्ट मेयर ने बताया था ना, इटावा अग्रगामी योजना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही भैया। इटावा के महेवा गाँव में यहाँ इटावा अग्रगामी योजना 1948 में शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है भैया, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, आपको 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता है, और वो कर्ज दिया जाता है आपको खेती में लगाने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है 7% पर दिया जाता है। अगर आप 6 महीने के अंदर भुगतान कर देते हैं तो आपको 4% ही आपको ब्याज भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके तहत क्या किया जाता है कि अगर आपकी आकस्मिक मृत्यु होती है तो 50,000 रुपये का किसान क्रेडिट धारक को देने का प्रावधान है, ठीक है। अच्छा, क्या दे रखा है इसमें?
दे रखा किसान क्रेडिट कार्ड किसानों का किस आधार पर जाता है, बैंक खातों के आधार पर? नहीं भैया, भूमि के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल, भूमि के आधार पर, ठीक है। हाँ, निम्न में से किसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो भैया नहीं कर सकते हैं आप, किसान अपना कर्ज चुकाने के लिए नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहीं कर्ज लिया और 2-3 लाख रुपए कहीं किसान क्रेडिट कार्ड से रुपये उठा लेंगे और दे देंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना है आपको। सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग बढ़ावा मिला? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 16 तक महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो भैया मैंने इस वीडियो में 75 क्वेश्चन कराए हैं और मैंने कोशिश की है मैं डिटेल्ड आप लोगों को जानकारी दूं। मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो थैंक यू। और थोड़ी वीडियो डिसबैलेंस हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं, आप भी समझिए इस चीज़ को, ठीक है। जय हिंद।